नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है अपने आरबीएससी क्लास 7th है उसका एसएसटी की पूरी बुक है, उसका वीडियो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और इसके अंदर है रीट के लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान है, क्योंकि रीट के सारे जो टॉपिक है क्लास 7th की आरबीएससी है, आरबीएससी जो बुक है उनके अंदर से लिया गया है। क्लास 6 का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। और आज मैं पूरा वीडियो है क्लास 7th का है वो लेके आया हूँ। और आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो रीट के जो टॉपिक है उन्हीं की अपन बात करेंगे अब सीधे सीधे। वायुदाब। मित्रों, जो वायुदाब है वो इसके अंदर क्लास 7 के अंदर किस प्रकार से दिया गया है। देखो, परिभाषा क्या है, वायुदाब कहते किसे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु के भार का पड़ना। देखो, वायुदाब क्या है कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की जो सतह है उस पर ऊपरी जो वायुमंडल है उसकी परतों में वायु के भार का पड़ना, ठीक है ना। उसके परतों में वायु के भार का पड़ना क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। अब ये बात आ जाती है कि सर्वाधिक वायुदाब है कहाँ होता है। तो सर्वाधिक वायुदाब है मित्रों समुद्र तल पर पड़ता है, ठीक है। वायुदाब को मापने की इकाई क्या है, तो मिलीबार में वायुदाब को मापा जाता है। और वायुदाब मापने क्या यंत्र क्या है, तो बैरोमीटर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि वायुदाब मापी नाम तो अपन वायुदाब से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैरोमीटर है, ये वायुदाब को मापने की इकाई है। और ये बैरोमीटर किस में मापता है, मिलीबार में मापता है। उच्च वायुदाब जहाँ है वहाँ पर क्या होगा, निम्न तापमान होगा। ये कॉम्बिनेशन रहता है। यदि हाई प्रेशर है तो वहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा। ये ध्यान रखोगे, हाई प्रेशर इज इक्वल टू लो टेम्परेचर रहेगा। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है हमेशा हवा चलती है। वायु की दिशा का मापन है वायु दिक् सूचक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और वायु की गति का मापन है एनीमोमीटर से मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवने, मित्रों पवने हैं क्लास 7th के अंदर है, किस प्रकार से दे रखा है आरबीएससी में वो अपन बात कर रहे हैं। वैसे मैं 6, 7, 8, 9, 10 सभी की सभी ही आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज सेफ्टी की तो मैंने डाल दी है, और 7th की वैसे छोटे छोटे वीडियो तो मैंने सभी क्लासों के डाल रखे हैं, परंतु ये होल वीडियो, ठीक है ना, मेगा वीडियो है वो अभी स्टार्ट किया है। स्थायी पवने कौन कौन सी है, तो व्यापारिक पवने, पशुआ पवने और ध्रुवीय पवने हैं, ये स्थायी पवने हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर है, ये मित्रों पृथ्वी है। पृथ्वी का यहाँ पर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये है 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इनके मध्य जो भी पवने चलती है वो कौन सी है, व्यापारिक पवने हैं, ठीक है ना, व्यापारिक पवने हैं ये। अब ये जो व्यापारिक पवने हैं, और यहाँ पर जो 30 से लेकर 60 के मध्य, 30 और 60 डिग्री अक्षांश है दोनों गोलार्धों में। यहाँ पर पछुआ पवने चलती है 60 से 90 डिग्री दोनों अक्षांशों में, ठीक है ना। गोलार्धों में ध्रुवीय पवने चलती है। तो ये स्थायी पवने हो गई। अब मित्रों सामयिक पवने या फिर मौसमी पवने क्या है, तो मौसम या ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे सामयिक पवने कहते हैं। भारत की मानसूनी पवने कौन कौन सी है, तो स्थल समीर और जल समीर, ठीक है ना। जल समीर कहो या समुद्री समीर कहो, और स्थल समीर। स्थल समीर मतलब सीधा सीधा अपन याद रखेंगे किससे, स्थल से। और जल समीर का है जल से। ये स्थल से का अर्थ क्या हुआ, तो स्थल से जल की ओर चलने वाली जो वायु पवने पवने होती है उसे स्थल समीर कहते हैं। जल से का अर्थ है जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को
क्या कहते हैं, जल समीर कहते हैं। अब स्थल समीर है वो रात्रि को चलती है, क्योंकि स्थल से चलेगी वो रात्रि को और जल से चलेगी वो दिन को चलेगी, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखोगे। अब बात कर लेते हैं स्थानीय पवने। तो स्थानीय पवने किसी छोटे क्षेत्र में समय विशेष में चलने वाली हवाएं जो होती है उसे स्थानीय पवने कहते हैं। राजस्थान में जैसे लू, ठीक है, रोकी पर्वत पर चिनूक पवनें चलती है। यूरोप में फोन व मिस्ट्रल चलती है। अब बात कर लेते हैं मित्रों वर्षा की। वर्षा जो है कौन कौन सी होती है। संवहनीय वर्षा क्या होती है, समुद्र से धरातल पर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, तो देखो मित्रों पर्वतों पर, जहाँ मान लो ये जो पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है पूरा का पूरा, जिस तरफ से आर्द्र पवनें आएगी उस तरफ है बादल बनकर, जो पवनें हैं बादल बनकर है यहाँ पर वर्षा कर देगी, और दूसरे तरफ का उसका जो विपरीत भाग होगा वो सूखा रहेगा, और जो सूखा भाग रहता है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर पवन भूमि की ढाल है वो क्या होता है, हमेशा वृष्टि छाया प्रदेश होता है। देखो विश्व में वर्षा का वितरण कैसा है, तो सर्वाधिक वर्षा है विषुवत-रेखीय क्षेत्र में होती है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वार्षिक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधों पर होती है, और न्यून वर्षा है उष्ण कटिबंध पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा है कहाँ पर होती है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में होती है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 117 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो खासी पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखोगे, यहाँ पर खासी पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर मासिनराम व चेरापूंजी जो है वहाँ पर है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब है चक्रवात, ये भी रीट के अंदर है। चक्रवात क्या है, तो केंद्र में निम्न दाब होता है चक्रवात में, और चारों तरफ बाहर की तरफ है, परिधि की तरफ है वायुदाब, उच्च वायुदाब होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है, ठीक है। चक्रवात कैसा होता है कि जैसे केंद्र में वायुदाब क्या होगा, कम होगा, और बाहर की तरफ है वायुदाब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका प्रकार कौन कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनके नाम क्या क्या है, तो यूएसए के अंदर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको और कैरिबियन सागर के अंदर टोर्नेडो जो है वो चक्रवात है। चीन और जापान में टाइफून है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज है, और बंगाल की खाड़ी भारत के अंदर जो है वो चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्रति चक्रवात है चक्रवात का विपरीत है। केंद्र में जो उच्च दाब होता है और परिधि में है वो निम्न वायुदाब होता है। इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में है तो क्लॉकवाइज होती है। ये उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर क्या होती है, हमेशा क्लॉकवाइज है। इस प्रकार से ये प्रति चक्रवात चलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है इसके अंदर है इस प्रकार से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है। नदी तट पर राजस्थान के शहर कौन कौन से हैं, तो कोटा है चंबल नदी पर है, टोंक बनास में है, और उदयपुर जो है पहाड़ नदी के किनारे पर स्थित है। उदयपुर पहाड़ के किनारे है, और टोंक जो है बनास के है, और कोटा है वो चंबल नदी के किनारे पर है। नदी किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो दिल्ली यमुना के, इलाहाबाद गंगा के और यमुना के संगम पर है। लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे पर है। रोम इटली का है वो टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस के अंदर है वो सीन नदी के किनारे पर है। महासागर के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, मुंबई जो भारत में है हिंद महासागर के किनारे पर है। चेन्नई भी हिंद महासागर के किनारे पर है। न्यूयॉर्क जो है अटलांटिक महासागर के किनारे पर है। बीजिंग चीन के अंदर है, और सिंगापुर है वो
प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। झील किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में है, डल झील के किनारे पर है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे पर है। बफेलो यूएसए में है, इरिन झील के किनारे पर है। पुष्कर राजस्थान में पुष्कर झील के किनारे पर है। डुलुथ यूएसए में है, सुपीरियर झील के किनारे पर स्थित है। जल प्रदूषण निवारण एवं जल नियंत्रण जो कानून है वो 1974 के अंदर बना था। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में बना था। जल दिवस है मित्रों कब मनाया जाता है? तो जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साफ जल है, ये मैंने YouTube के अपने कम्युनिटी में डाला था, क्वेश्चन डाला था कि भविष्य का सोना है किसे कहते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का यही आया था कि भविष्य का जो सोना है वो पेट्रोलियम को कहते हैं, परंतु ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था। भविष्य का जो सोना है वो किसे कहते हैं? काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, परंतु भविष्य का सोना है वो साफ जल को कहते हैं। ये ध्यान रखोगे, क्लास 7th की RBSE बुक के अंदर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वान झील तुर्की देश के अंदर स्थित है। भूमि के उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है ना? तो पहली जो है वन भूमि है, प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ जो क्षेत्र है वो वन भूमि के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य इत्यादि होते हैं। कृषि भूमि में कृषि योग्य भूमि होती है। बंजर भूमि बेकार पड़ी भूमि, ऊंचे पर्वत, पथरीली और दलदल जो भूमि होती है वो बंजर भूमि होती है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का अर्थ है कि कृषि योग्य भूमि जहाँ कृषि का अभाव हो, ठीक है ना, कृषि कर नहीं सकते हैं। चारागाह भूमि पशुओं को चराने के लिए सार्वजनिक भूमि जो होती है चारागाह भूमि है। उद्यान भूमि फलदार वृक्ष यहाँ पर लगाए जाते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि है कृषि भूमि जो 1 या 2 वर्ष के लिए खाली रखी जाती है। पुरानी प्रतिभूमि ये 5 वर्ष तक कृषि नहीं करना, और अन्य है मानव अधिवास के लिए भूमि है वो अन्य के काम आती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि के 2 प्रकार है, एक सार्वजनिक भूमि होती है और एक निजी भूमि होती है। भूमि उपयोग सर्वाधिक है कौन सी भूमि कहाँ पर उपयोग की जाती है? तो सर्वाधिक कृषि भूमि है वो भारत के अंदर है। सर्वाधिक वन है भूमि है वो जापान के अंदर है। उस देश के क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन। और सर्वाधिक चारागाह जो भूमि है ऑस्ट्रेलिया में है, और अन्य की बात कर देते हैं तो वो कनाडा में है। पोल्डर क्या होता है? तो नीदरलैंड में समुद्र व स्थल के बीच ज्वार से डूबने, जो ज्वार आता है उनसे डूबने से बचने के लिए बनाया गया कृत्रिम बांध जो होता है वो पोल्डर कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये लगभग इस बार रीट के अंदर नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली इसको इंक्लूड किया जा सकता है। विश्व में वनों के प्रकार, इसको अपन नहीं देखेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों खेजड़ली बलिदान की। खेजड़ली बलिदान है 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग हैं यहाँ पर शहीद हुए थे। मेला है एकमात्र वृक्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला लगता है। रामदेव जी का मेला लगता है और तेजा जी का मेला भी इसी दिन लगता है, ये इतना आप ध्यान रखोगे। राजसमंद के पिपलांतरी गांव में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि अपने को कहीं गाइड वगैरह में नहीं देखने को मिलता है। तो राजसमंद के पिपलांतरी गांव में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा राजस्थान के अंदर गांव है जहां पर बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं? तो वो है पिपलांतरी गांव है, राजसमंद के अंदर है। तथा गांव की महिलाएं वृक्ष को भाई मानकर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं। चिपको आंदोलन के बारे में क्या बताया गया है? 1972 में उत्तराखंड में गोरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा का इसके अंदर विशेष सहयोग था, योगदान था। अपिको आंदोलन, अपिको का अर्थ है बहाव में भरना, और यह है कर्नाटक के सिरसी जिले में सलकानी वन क्षेत्र में हुआ था।
1983 में। गर्म मरुस्थल की बात करें तो तापमान जहाँ पर उच्च होता है, वर्षा जहाँ निम्न होती है, वो गर्म मरुस्थल होता है। प्रमुख मरुस्थल है सहारा, अरब, कालाहारी और थार। यहाँ पर वनस्पतियां हैं, पत्तियां मोटी होती है, कंटीली होती हैं, जड़ें गहराई तक होती है, तनों पर हमेशा कांटे होते हैं। और अपन यहाँ पर विशेष बात कर लेते हैं थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर जो भूजल है वो खारा होता है। भूजल लाटी सीरीज जो जैसलमेर के अंदर है, यहाँ ये जो थार मरुस्थल में है फिर भी यहाँ पर पानी है वो मीठा पाया जाता है। लाटी सीरीज कहाँ पर है? जैसलमेर में है। वनस्पति बबूल, खेजड़ी, थूर, केर और रोहिड़ा पाया जाता है। यहाँ पर बाड़मेर जिले में कवास है, यहाँ 2006 में, और जालोर जिले में 2015 में यहाँ पर क्या आई थी? बाढ़ आई थी। कुछ तो फैक्ट है कि जावा से प्राप्त भटार गुरु की जो मूर्ति है, इसको कुछ जो लोग हैं ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं। भटार गुरु की मूर्ति है, इसे ऋषि अगस्त्य का मूर्ति माना जाता है। जावा में नाटक का लोकप्रिय जो रूप है वो छाया नाटक है, जो व्यंग कहलाता है। इसके कथानक रामायण से लिए गए हैं, जावा से, ठीक है ना। अब जावा के मंदिर की बात कर लेते हैं। ये हिस्ट्री के अंदर है, रीट में, ये आप ध्यान रखोगे। जावा के अंदर है बोरोबुदुर का मंदिर है। इसका निर्माण है 750 से 850 ईस्वी के बीच में हुआ था, और निर्माण करवाया किसने था? शैलेंद्र वंश ने करवाया था, ठीक है। शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा बोरोबुदुर के जावा के अंदर जो बोरोबुदुर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। विशेषताएं क्या है इस बोरोबुदुर मंदिर की? तो ये 9 मंजिला है। सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है। बरामदे में मूर्तियों की पंक्तियों की 11 श्रृंखलाएं हैं, जिसमें कुल 1500 मूर्तियां हैं। बुद्ध व मेनदूत की मूर्तियां जावा की सुंदरतम नमूने माने जाते हैं। जावा का जो बोरोबुदुर मंदिर है किसको समर्पित है? तो ये अपन बुद्ध को कह सकते हैं, बुद्ध को समर्पित है। भारतीय गुप्तकालीन मूर्ति कला से प्रेरणा ये प्राप्त किए हुए मंदिर हैं। जावा के अंदर एक दूसरा मंदिर है लारो जंगरंग का, ठीक है ना। लारो जंगरंग जो मंदिर है वो जावा के अंदर है। जावा में स्थापित स्थापत्य और मूर्ति की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। पहला है वो बोरोबुदर है। इसमें मुख्य 8 मंदिर हैं। शिव की मूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित है। लारो जगरंग मंदिर है वो शिव को समर्पित है। इसके उत्तर के मंदिर में विष्णु व दक्षिण के मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। बरामदा के भीतर भाग में उत्कीर्ण मूर्तियों के 42 फलक हैं, जिनमें रामायण के आरंभ से लेकर लंका पर आक्रमण तक के दृश्य अंकित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा भारतीय संस्कृति पर आधारित है। कंबुज के मंदिर, कंबोज के मंदिर है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है ना, कंबोज का अवस्थित है। कंबोज के अंगकोर में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। मुख्य मूर्ति है यहाँ पर विष्णु की है। यहाँ पर विशेषता क्या है कि मंदिर की 4 दीवारी के बाहर चौड़ाई है 650 फीट खाई है, ठीक है ना। चौड़ी एक 650 फीट खाई है। 36 फीट चौड़ा यहाँ का रास्ता है। मंदिर के चारों तरफ खाई की लंबाई 2 मील है, ठीक है। पेगन, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार का आनंद मंदिर, पेगन का आनंद मंदिर है। ये 566 वर्ग फीट के चौकोर आंगन के बीच में स्थित है। ये मुख्य मंदिर में ईंटों का प्रयोग किया गया है। पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 80 है। यहाँ पर कितनी मूर्तियां हैं? 80 मूर्ति है, जो भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं हैं।
तो ये पैगन का आनंद जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो भगवान बुद्ध को समर्पित है। भारतीय शैली में ये निर्मित है। ड्यूरोसाइल के अनुसार आनंद का मंदिर बर्मा की राजधानी में बना होने के कारण भारतीय मंदिर ही है। ठीक है ना, ये ड्यूरोसाइल ने कहा था। तो ऐसा क्वेश्चन लगभग आता है कि आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो पैंगन आए या ब्रह्मा आए या महामार आए, वैसे ब्रह्मा नाम आएगा तो ब्रह्मा के अंदर है। और ये समर्पित किसको है? तो भगवान बुद्ध को समर्पित है। ठीक है। मंदिर के नियोजन की प्रेरणा है बंगाल, मतलब भारत से मिली है इस मंदिर को बनाने की। हर्षकालीन भारत, हर्षकालीन भारत है। हर्षवर्धन है वर्धन वंश का शासक था। संस्थापक है इनके प्रभाकर वर्धन थे। राज्य है थानेश्वर के अंदर था और इनकी राजधानी हर्ष की थी, वो कन्नौज थी। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम है वो राज्य श्री था। ये शासक है 600 ईस्वी के अंदर बना था। इनकी जो धार्मिक नीति है हर्षवर्धन की थी, तो प्रारंभ में ये सूर्य व शिव का उपासक था और बौद्ध धर्म को इसने बाद में अपना लिया था और इसे ही राजकीय धर्म में घोषित कर दिया था। ठीक है। तो हर्ष ऐसा आ सकता है कि हर्ष जो है वो प्रारंभ में किसका उपासक था? सूर्य और शिव का उपासक था। फिर इन्होंने राजकीय धर्म किसे अपना लिया? बौद्ध धर्म को। सभी धर्मों के प्रति इनकी सहिष्णु की नीति थी। कनौज का धर्म सम्मेलन यह है, प्रति 5 वर्ष है धर्म सम्मेलन किया करता था। तो कन्नौज का धर्म सम्मेलन है, इनकी अध्यक्षता है चीनी यात्री वेनसांग ने की थी। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, चीनी यात्री हेनसांग है किसके समय भारत में आया था? तो हर्ष के समय भारत में आया था। यह सम्मेलन है 23 दिन तक चला और इसमें बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने भाग लिया था। अब त्याग सभा, सॉरी मैंने 5 वर्ष से उस धर्म सम्मेलन के बारे में बता दिया था। ये जो प्रयाग सभा है ये प्रति 5 वर्ष हुआ करती थी। प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में एक सभा का आयोजन हर्ष किया करता था। 643 ईस्वी में छठी सभा हुई थी। ठीक है ना। ये छठी सभा कब हुई थी? 643 में। 5 वर्ष की एकत्रित की हुई जितनी भी संपत्ति हुआ करती थी हर्ष के पास में, उनको है इस प्रयाग सभा के अंदर ही दान में दे दिया करता था। इस सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, मोक्ष परिषद कहा जाता था प्रयाग सभा को। हर्षकालीन सोने के सिक्के मिले हैं। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बेल की आकृति मिली है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सोनीपत मोहर के शीर्ष पर किस पशु की आकृति मिली है? तो बेल की मिली है। नालंदा मोहर में अभिलेख में हर्ष को महाराज धीरज कहा गया है। अभिलेखों व बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में हर्षदेव भी कहा गया है। हर्ष को क्या कहा गया है? हर्षदेव कहा गया है। ये हर्ष है विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्ष के आश्रय के अंदर हर्ष की रचनाएं देखो, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है। ये वैसे अपने 6 क्लास की पढ़ी थी, उसके अंदर भी था। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। और इसके संरक्षण के अंदर हरिदत्त नाम का एक विद्वान भी रहा करता था। हर्ष के द्वारा लगाए गए प्रमुख कर कौन से हैं? तो हर्ष के द्वारा लगाए गए प्रमुख कर है भाग है भूमि कर हुआ करता था, हिरण्य नगद कर था और बलि अतिरिक्त कर लिया जाता था। हर्ष को दान व पुण्य कार्य करने में दिन भी छोटा पड़ जाता था, ऐसा है विद्वानों ने कहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश एक शॉर्टली है और ये ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीएससी के अंदर जो लिखा है वो कंप्लीट और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कन्नौज व आसपास के क्षेत्र में सत्ता स्थापित करने का प्रयास है राष्ट्रकूट वंश ने किया था। नर्मदा नदी के दक्षिण में राज्य इन्होंने स्थापित किया था। दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को हराया था और पराक्रमी शासक राष्ट्रकूट वंश के हैं कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद और अमोघ वर्ष थे। यहाँ पर केवल इतनी शॉर्ट में बात करेंगे। वैसे दक्षिण भारत के जो राजवंश है इसको रीड के अंदर विस्तार से पढ़ना होता है, परंतु आरबीएससी क्लास 7 के अंदर जो लिखा है वही अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनका वीडियो है आपके लिए, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत ही विस्तार से डिटेल्स के अंदर आपको
प्रोवाइड कर दूंगा। चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश का राज्य है नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी के तक विस्तृत था। राष्ट्रकूटों व पल्लवों के साथ लगातार युद्ध हुआ था। तो आपको पता होगा चालुक्यों, राष्ट्रकूट और पल्लव, इन तीनों का है संघर्ष चला था दक्षिण के अंदर, तो जिसे त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को है पराजित किया था। ठीक है, चालुक्य वंश की राजधानी है कल्याणी थी। 453 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से चालुक्य वंश से वो पराजित हो गया था और पुनः इन्होंने राज्य स्थापित किया था 973 में। चालुक्य के बाद में अपन पल्लव वंश की बात करते हैं। तो पल्लव के अंदर यह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन है ना, प्राचीन राजवंश था। कौन सा था सबसे प्राचीन? पल्लव वंश था। महेंद्र वर्मन चालुक्य पुलकेशिन सेकंड से पराजित हुआ था। महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 में चालुक्य की राजधानी कांची पर है वो अधिकार कर लिया था। चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर अपनी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। चोल वंश है राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में समुद्र तट पर था। राज्य का विस्तार है 854 में विजयालय के द्वारा किया गया। चोल वंश का राज्य का विस्तार है विजयालय के द्वारा किया गया। विजयालय के पुत्र आदित्य ने 885 में पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को पराजित कर कांची पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, पल्लवों की राजधानी अपन ने बात की थी कांची था, और कांची पर है किसने अधिकार कर लिया था? आदित्य ने। सबसे प्रतापी शासक क्या था? इसका था राजेंद्र प्रथम। वैसे ये राजेंद्र प्रथम है 1001 के बाद में शासक बनता है। दक्षिण में राज्य स्थापित करने के बाद उत्तरी भारत के कलिंग व बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट पर तक पहुंच गया और इनके द्वारा गंगकोट की उपाधि है वो धारण की गई थी। ये आप ध्यान रखोगे। वैसे 1001 के अंदर शासक बना है, रेट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी गंगकोट की जो उपाधि है कई बार एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड वगैरह सभी में आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखोगे। गंगकोट की उपाधि है किसने धारण की थी? चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने की थी। चोल वंश का जो शासन व्यवस्था है वो कैसी थी? तो राजा इसमें सर्वोपरि हुआ करता था। पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्रामों में विभाजित किया था। तो दक्षिण के जो राजवंश है उसके अंदर पल्लव जो थे, पल्लवों ने अपने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम के अंदर विभाजित किया था। चोलों ने राज्य को मंडल और नाडु में विभाजित किया था। ठीक है ना, मंडल और नाडु है चोल के द्वारा, पल्लवों के द्वारा है राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम के अंदर विभाजित किया था। साहित्य और कला के अंदर इनका क्या योगदान है? तो राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी वे कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। राष्ट्रकूटों के समय कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? एक तो वल्लभी था और दूसरा था कन्हेरी विश्वविद्यालय। चालुक्य द्वारा निर्मित वातापी का विरूपाक्ष मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वातापी का विरूपाक्ष मंदिर है किनके द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था वातापी का विरूपाक्ष मंदिर। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में धातु से बनी नटराज की मूर्ति है वो स्थापित की गई। यह है दक्षिण भारत के राजवंशों की बहुत ही प्रसिद्धि है। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश की बात कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश है मित्रों। राजस्थान के जो राजवंश है उसके अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। तो सबसे शक्तिशाली शासक है इनका मीरभोज हुआ करता था। 800 ईस्वी में शासक बना, वे 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। सिंध की आने वाली विदेशी शक्ति को रोकने का इन्होंने काम किया था। यदि आप राजस्थान के जो राजवंश हैं इसका पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने चैनल पर है पूरे राजवंश है वो करवा रखे हैं, वो आप जाकर जरूर देखना। सारे कम आपके डाउट है क्लियर हो जाएंगे। गेडवाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव था। गुर्जर प्रतिहारों को हटाकर कनौज पर इन्होंने अधिकार कर दिया था। अंतिम शासक है गेडवाल का जयचंद था। जयचंद ने 1170 में शासक ये बना था। मोहम्मद गौर
मोहम्मद गौर ने पराजित कर गेड़वाल सत्ता को समाप्त किया था। ठीक है ना, ये जयचंद को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौर ने पराजित इनको किया था। चौहान वंश है, तो चौहान वंश का भी अध्ययन अपन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के अंदर करते हैं। राज्य है आमेर और सांबर के भूभाग पर था इनका। प्रथम शक्तिशाली शासक है विग्रहराज चतुर्थ था। वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जो कि गेड़वाल शासक जो जयचंद था इनके बीच में इनका कुछ मैटर चला था। 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमाल को इन्होंने पराजित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और ऑप्शन है इस प्रकार से थे, ये पूरे आप ध्यान रखोगे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में क्या सत्य हैं? तो 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमाल को इन्होंने पराजित किया था। 1191 में अफगानिस्तान के गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने पराजित किया था और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी को हाथों है ये खुद पराजित हो गए थे। अब उत्तरी भारत के गोइल वंश की बात कर देते हैं। गोइल वंश के संस्थापक है गोइल थे, यहाँ गुलादित्य। प्रतापी शासक यहाँ बप्पा रावल थे। आगे चलकर यही वंश है सिसोदिया वंश के नाम से, सिसोदिया वंश है वो कहलाया था, जो कि मेवाड़ का बहुत सबसे लंबा चलने वाला वंश था और क्षेत्र है इनका क्या था? मेवाड़ था। साहित्य रचना, माँ के द्वारा शिशुपाल वध की रचना की गई। भारवी ने किरातार्जुन नियम की रचना की। कल्हण ने राजतरंगिणी की और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। राजतरंगिणी की कल्हण ने, किरातार्जुनियम की रचना भारवी ने की थी और शिशुपाल वध की रचना है वो माँ के द्वारा की गई थी। राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत, ये वैसे अपने रीट के एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान जानकारी देने वाले हैं नैनचंद्र चौरी। हमीर महाकाव्य के अंदर है इनकी जानकारी मिलती है। फिर जोधराज ने हमीर रासो लिखा है। इन दोनों के अनुसार हमीर महाकाव्य और हमीर रासो की रचना है जोधराज ने की है और हमीर महाकाव्य की रचना है नैनचंद्र चौरी के द्वारा की गई है। इसकी सूच है, ये दोनों जो ग्रंथ है हमीरदेव चौहान के बारे में है, विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ये शासक है 1282 ईस्वी में पिता जैतर सिंह के जीवित रहते हुए ही इनको शासक बना दिया गया था। रणथंभौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक है हमीरदेव चौहान ही था। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जहीन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। 1291 की बात कर रहे हैं, जहीन दुर्ग पर किया था, जो कि रणथंभौर जो दुर्ग है इसकी कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर सका ये जलालुद्दीन खिलजी और 1292 में इन्होंने फिर प्रयास किया और उसमें भी ये असफल हो गया था। अब रणथंभौर आक्रमण की बात कर लेते हैं। तो शुरुआती आक्रमण हेतु उल्लू खां व नुसरत खां को भेजा गया था, जिसमें नुसरत खां है वो मारा गया था। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा प्रयत्न किए गए। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सल कपट से अमीर के सेनापतियों को अपनी ओर मिलाकर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर रंतीपाल की बात आती है, इन्होंने धोखा दिया था हमीर को। हमीर द्वारा केसरिया व वीरांगनाओं द्वारा रंगा देवी है इनके द्वारा जौहर किया गया था। हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। रावल रतन सिंह है 1302 में मेवाड़ की राजगद्दी राजधानी चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, रावल रतन सिंह है का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1302 में। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का है चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है। 8 माह तक घेरा डाले रखा, कोई सफलता है अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिली और कपट से रतन सिंह को कैद कर लिया, जिसे गोरा व बादल ने वीरतापूर्वक इन्हें छुड़ा लिया था। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया व रानी पद्मनी है इनके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ में कत्ले आम का आदेश दे दिया गया। ठीक है, 1326 ईस्वी में सिसोदा गांव के हमीर ने
कौन सा? सिसोदा गांव के हमीर ने चित्तौड़ को पुनः जीतकर सिसोदिया राजवंश की है नींव डाली थी। कौन से राजवंश की? सिसोदिया राजवंश की। अब कानरदेव चौहान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जालोर के शासक थे। 1305 में है ये जालोर के शासक बने। खिलजी के सैनिक उल्लू खां व नुसरत खां को लूटा, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर लाए आए थे। ठीक है ना। ये जो उल्लू खां है और नुसरत खां है, ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर है दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो ये जालोर से जा रहे थे, उसी टाइम है कानरदेव चौहान ने इसको लूट लिया था। वैसे विस्तार से अपन यहाँ बात करने वाले नहीं है, जो सेवंथ की बुक के अंदर है उतना ही बात करेंगे, इसलिए मैं लिमिटेड बात कर रहा हूँ। 1308 को जालोर के प्रवेश द्वार, जालोर का प्रवेश द्वार है या जालोर दुर्ग की कुंजी है, वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो सिवाना दुर्ग है, उनको जीत लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1311 में जालोर दुर्ग को दया सरदार के भेद देने पर, दया सरदार का नाम बीका है, उनके द्वारा भेद देने पर है इनको भी जीत लिया गया। और कानरदेव ने यहाँ पर है वो कानरदेव और उनके जो पितर है पुत्र है थे वीरमदेव, उन्होंने यहाँ पर केसरिया किया था। महाराव शेखा यहाँ जो है कौन थे? तो इनका जन्म है 1433 ईस्वी में हुआ था। आमेर के चंद्रसेन का भाई था ये। ठीक है ना। आमेर के जो चंद्रसेन थे इनका भाई था। अमरसर का स्वतंत्र शासक इसे नियुक्त किया गया था और आमेर राज्य से इसको अलग कर दिया था। इसने 360 गांव थे, किसमें? अमरसर में। महाराव शेखा किन से संबंधित थे? आमेर से संबंधित है। आमेर का जो चंद्रसेन था, मैं मारवाड़ के चंद्रसेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आमेर के चंद्रसेन का भाई था ये महाराव शेखा। महाराणा कुंभा जानकारी के स्रोत है एकलिंग मातम्य रसिक प्रिया कुंभलगढ़ प्रशस्ति। मेवाड़ का शासक है, 1433 ईस्वी में ये बना था। मालवा पर इन्होंने आक्रमण है 1434 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ सारंगपुर नामक स्थान पर हुए युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना। सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी जो कि मालवा का सुल्तान था, उन पर है इन्होंने 1437 में विजय प्राप्त की थी। भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है महाराणा कुंभा के काल को। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। ये श्यामल दास ने कहा था, कविराज श्यामल दास के द्वारा। कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा और 1468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। ठीक है। मुगल राजपूत संबंध कैसे थे, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जन्म 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, विक्रम संवत 1597 में हुआ था। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, माता है जयवंताबाई सोनग्रा थी। राज्याभिषेक है इनका 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की आयु में हुआ था। और राज्यारोहण है ना, राज्याभिषेक है इसका गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के द्वारा सबसे प्रसिद्ध लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी था, जो कि 18 जून 1576 को हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ के मुख्य पहाड़ी नाकों पर स्थिति मजबूत कर ली। और ये जो पहाड़ी नाके हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के जो संकड़ीय मार्ग होते थे, इसे नाकों के नाम से जाना जाता था। मुगल सेनापति मान सिंह 5000 सैनिकों के साथ मैदान में आ गया। प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की, है ना। हल्दी घाटी युद्ध में शुरुआत किन के द्वारा की गई? तो प्रताप के द्वारा की गई थी। प्रताप के साथी कौन कौन से थे? किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झालामान, झाला बीदा, मान सिंह सोनगरा, हकीम का सूर है वो सेनापति थे। और ये सभी जो थे हरावल दस्ते में थे। ठीक है ना। हरावल दस्ते का नेतृत्व है हकीम का सूर के द्वारा किया गया था। और ये जब ये अभी मैंने बोले थे, ये सभी के सभी हरावल दस्ते में थे। हरावल का अर्थ होता है सेना का आगे का जो दल होता है उसे हरावल दस्ता कहते हैं। चंदावल दस्ता पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता और चरण जैसा के द्वारा चंदावल दस्ता का नेतृत्व किया गया, जो कि पीछे का भाग होता है। और मध्य के बाईं ओर भामा सावे उनके साथी थे,
और चंदावल के मुहाने पर, ठीक है ना, चंदावल के मुहाने पर राणा पूंजा भीलों का नेतृत्व कर रहे थे। तो भीलों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? राणा पूंजा के द्वारा किया गया। प्रताप द्वारा चेतक घोड़े को मानसिंह के हाथी पर छलांग लगाई, जिसमें चेतक है वो घायल हो गया। मुगल सैनिक पठान बेलोल खां को घोड़े सहित 2 फाड़ कर दिए। ये क्लास 7th की आरबीएसई बुक है, उसके अंदर लिखा गया है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद 3 बार शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा, परंतु सफलता है वो नहीं मिली थी। तो शाहबाज खान ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप को हराने के लिए यहाँ पर मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 बार। दिवेर युद्ध अक्टूबर 1582 वर्तमान राजसमंद के अंदर है। दिवेर नेतृत्व है मुगल की तरफ से सुल्तान खां के द्वारा किया गया था। युद्ध में है प्रताप की विजय हुई थी। ये जो सुल्तान खां है, इसे युवराज अमर सिंह के द्वारा भाले से वार कर मौत की घाट उतार दिया गया था। 1584 के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं किया, ये ध्यान रखोगे। और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की अवस्था में चावंड के अंदर प्रताप की मृत्यु हो गई थी। ये प्रतापकालीन साहित्य रचना है जो कि अपने को हर कहीं देखने को नहीं मिलती है। विश्व वल्लभ है, प्रतापकालीन साहित्यिक रचना है। वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ है ये। व्यवहार आदर्श, जिसमें संस्कारी जीवन हेतु ये एक ग्रंथ है। राज्याभिषेक पद्धति, ठीक है ना, राज्याभिषेक पद्धति है, प्रतापकालीन साहित्यिक रचना है। इस पद्धति से मेवाड़, गुजरात और मराठा भी राज्याभिषेक किया करते थे। अब बात कर लेते हैं मित्रों अमर सिंह राठौड़ की, जो कि मारवाड़ से संबंधित है। जन्म है 12 दिसंबर 1613 को हुआ था। पिता जोधपुर के शासक गज सिंह का ज्येष्ठ ये पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। गज सिंह की उपपत्नी अनारा के कारण, ठीक है ना, अनारा के कारण अमर सिंह को शासक नहीं बनाकर जसवंत सिंह को है शासक बना दिया गया, जिसके कारण है अमर सिंह के मुगल सेवा में चले गए। एक दिन शाहजहां के दरबार में सलावत खां द्वारा अपशब्द है अमर सिंह को कह दिए गए थे। कहने पर दरबार में ही सलावत खां को मौत के घाट उतार दिया गया और शाहजहां के तरफ भी ये तलवार लेके चल पड़ा। तभी है दरबार में उपस्थित मुगलों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ये विस्तार से अपन है राजस्थान के राजवंश है उसके अंदर पढ़ा है, वो आप वीडियो जरूर देख लेना। वीर दुर्गादास राठौड़ 13 अगस्त 1638 को इनका जन्म हुआ था मारवाड़ के सलावा गांव में। जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ के सलावा गांव में। पिता का नाम आसकर्ण था। आसकर्ण है मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? मंत्री। 28 नवंबर 1678 को जमरूद में है जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह के 2 रानियां थी और दोनों गर्भवती थी जब है जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र जीवित रहा जिसका नाम है अजीत सिंह था। औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह व रानियों को इस्लाम स्वीकार करवाने हेतु बंदी बनाया गया और दुर्गादास द्वारा अपनी सोच से इन्हें छुड़वा लिया गया। अजय सिंह को मारवाड़ के सालावास गांव लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अजीत सिंह को सबसे पहले कहाँ लाया गया? सालावास गांव में। बाद में सिरोही के महाराज बेरीसाल सिंह, कौन? महाराज बेरीसाल सिंह को देखरेख में कालंद्री गांव के ब्राह्मण जयदेव की पत्नी के पास है अजीत सिंह को भेज दिया गया था। सालावास लाया गया। सालावास के बाद में है सिरोही के अंदर कालिंद्री जो गांव है, यहाँ पर है ब्राह्मण जयदेव के की पत्नी को है अजीत सिंह को सौंप दिया गया था। विपरीत परिस्थिति को देख मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण देकर सहायता का आश्वासन दिया था। ध्यान रखोगे। अजीत सिंह, राज सिंह। शहजादा अकबर द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध है युद्ध करवाया गया। किसके द्वारा? वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। वीर दुर्गादास राठौड़ को ही राज सिंह ने शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है। जब अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाल दिया था तब है राज सिंह ने इनको शरण दी थी। किसको? दुर्गादास को। शहजादा अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र था, उनको औरंगजेब के विरुद्ध है भड़काया। किसने? दुर्गादास ने। मराठों से सहयोग प्राप्त किया था। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि
दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैसे मारवाड़ से संबंधित है, सारे मारवाड़ का बता देते हैं, जोधपुर का बता देते हैं, परंतु आप ध्यान रखोगे उज्जैन एमपी के अंदर है इनकी मृत्यु हुई थी। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। पिता का नाम बदन सिंह था। डीग बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। भरतपुर शहर की स्थापना की। जयपुर के केसरी ईश्वरी सिंह को सहयोग दिया। 1753 में फिरोज शाह कोटला पर इन्होंने कब्जा कर लिया और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हारे मराठों को भोजन की व्यवस्था है वो किनके द्वारा की गई थी? महाराजा सूरजमल के द्वारा की गई थी। 25 दिसंबर 1763 में सूरजमल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। कला एवं स्थापत्य। मध्ययुगीन चित्रकला पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, केंद्र गुजरात और राजस्थान। उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र है, केंद्र कौन सा था? कला का केंद्र बंगाल व बिहार। पश्चिमी भारत का कला के केंद्र कौन से थे? गुजरात व राजस्थान थे। चित्र जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। शैली है पाल वंश थी, पाल शैली थी। चित्र है कागज व ताड़ पत्र पर बनाए जाते थे। पोती चित्र भी कहते हैं। कागज और ताड़ पत्र पर बनाए गए चित्रों को क्या कहते थे? पोती चित्र। मुगल कालीन स्थापत्य की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली के अंदर है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है। वैसे यहाँ पर जितना दे रखा है उतना अपन देख रहे हैं। वैसे दुर्गों के बारे में विस्तृत वीडियो है अपलोड कर रखा है और कोई जो बाकी है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़ के अंदर है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुमलगढ़ राजसमंद में, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, गागरोन झालावाड़ में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, तारागढ़ बूंदी में है और आमेर है वो जयपुर के अंदर स्थित है। दुर्ग वे क्षेत्र अथवा स्थान जिनके चारों ओर प्राचीरी और परकोटा बना हो उसे दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ बूंदी का जो तारागढ़ है अरावली पहाड़ी पर स्थित है। इनका निर्माण है राव बरसिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? स्थापत्य है मुगल राजपूत जो शैली है इनका समन्वय है। अन्य यहाँ पर जो स्थान है सत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल है और अनिरुद्ध महल है। अनिरुद्ध महल कहाँ पर है? तो तारागढ़ बूंदी में। रणथंभौर का किला, तो रणथंभौर का जो किला है इनकी उपमा क्या है? तो शिव पिंड पर रखे शिव बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया अंतरमय शिव की तरह हैं जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्र की भांति कौन सा दुर्ग है राजस्थान का? तो रणथंभौर है। अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये भी रणथंभौर दुर्ग है। इनका निर्माण, दुर्ग का नाम है रणथंभपुर है, ठीक है ना, वास्तविक नाम रणथंभपुर था। निर्माण है इसका चौहान वंशी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। चौहान वंशी जो राजा थे इन्होंने 600 वर्ष तक इस पर एक छत्र राज किया था। वर्तमान में रणथंभौर बाघ परियोजना के अंतर्गत आया हुआ है। जालोर दुर्ग, जालोर सोनगिरी पहाड़ी पर 2408 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से, ठीक है ना, समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल इनका जो है 800 गज लंबा है, 400 गज चौड़ा है। निर्माण है परमार राजा धारा वंश व मुंज के द्वारा इनका निर्माण जालोर दुर्ग का करवाया गया था। निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। 12वीं सदी तक परमारों का यहाँ पर शासन था। इनका अन्य नाम है, अन्य स्थान है यहाँ पर है मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद। ये इंपॉर्टेंट है। मलिक शाह की जो मस्जिद है, मलिक शाह पीर की मस्जिद किस दुर्ग के अंदर है? तो जालोर दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ निर्माण है मौर्य वंशी राजा चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था 7वीं सदी में। प्रतिहार परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा निर्माण है वृद्धि की गई थी। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 में इसका निर्माण करवाया था। 57 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा पर स्थित है। ऊंचाई 122 फीट है और 9 मंजिला है। उपमा है भारतीय मूर्ति कला का शब्द कोश है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। प्रमुख यहाँ पर शिल्पी जो है वो जयता व उनके पुत्र नापा, पोमा, पूंजा, भूमि, सूती और बलराज। ये RC अग्रवाल द्वारा प्रकाशित जो सूची है उसके अनुसार ये बताया गया है
कि प्रमुख शिल्पी कौन कौन से थे विजय स्तंभ के? तो जैता, नापा, पोमा, पूंजा, भूमि, सूती, बलराज थे। राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राय कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रशैली के नाम से नाम दिया है। ठीक है ना? किसने दिया है? राय कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रशैली नाम दिया है। 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल है वो माना जाता था। यहाँ पर प्रमुख मंदिर राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं तो इनकी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू सैसर बहू मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, श्री एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर, आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, देलवाड़ा का जैन मंदिर अबू सिरोई, रणकपुर जैन मंदिर पाली, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ओसिया की मंदिर जोधपुर, बाडोली जैन मंदिर रावतभाटा, बंडदेवरा मंदिर बारा, कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी, झालरा पाटन मंदिर झालावाड़ के अंदर ये प्रमुख मंदिर हैं। सरकार द्वारा सुरक्षित देवालयों की पूजा अर्चना का जो दायित्व है वर्तमान में देव स्थान विभाग द्वारा किया जाता है। भक्ति आंदोलन वीडियो विस्तार से लंबा हो रहा है परंतु वीडियो रीड के लिए तो एक वरदान साबित है, इसलिए आप इसको कंप्लीट देखिएगा। भक्ति आंदोलन भक्ति शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत के भज शब्द से हुई है। भज का अर्थ होता है भजना या उपासना करना। व्यक्ति द्वारा सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकांत में तन्मयता के साथ ईश्वर का स्मरण करना ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। दक्षिण भारत में भक्ति धारा ये इम्पोर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखना। नेनवार और आलवार। नेनवार है शिव भक्त थे। आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे? नयन, नयन का अर्थ क्या होता है? आंख होता है। और तीसरी आंख किसकी थी? शिव की थी। जो नेनवार जो है वो शिव भक्त थे। प्रमुख संत है अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकव सागार। ये है नैनार संत थे प्रमुख। आलवार संत, देखो आलवार जो संत है वो विष्णु भक्त थे। प्रमुख संत है पेरिया अलवार अंडाल। पेरिया अलवार की बेटी थी, मतलब अलवार संत की एकमात्र प्रसिद्ध जो भक्तनी थी, संत थी, महिला संत है वो अंडाल थी। नमालवार और तोंडर डिपोई अलवार। अब दक्षिण भारत में भक्ति धारा की बात करें तो रामानंद है दक्षिण से उत्तर की तरफ भक्ति लाने का प्रवर्तक है। उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। एकेश्वरवाद पर इन्होंने जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया था। इनके जो प्रमुख शिष्य थे रेदास, दन्ना और पीपा थे। भक्त कवयित्री अंडाल दक्षिण की मीरा कहा जाता है। प्रमुख रचना थी इसकी थिरुपवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिरुपवाई किसकी रचना है? तो अंडाल की है। ठीक है ना? और दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो भक्त कवयित्री अंडाल को कहते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखोगे। उत्तरी भारत में भक्ति धारा कबीर का नाम सर्वोपरि है। निर्गुण भक्ति संत थे, समाज सुधारक भी थे। उपदेश इनके द्वारा साक्यों व पदों के में दिया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में इनके जो उपदेश है संग्रहित है। गुरु नानक जन्म है 1469 में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर जो ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध स्थान है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। लंगर प्रथा सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे होकर खाना खाना क्या कहलाता है? लंगर कहलाता है। और प्रथम लंगर है करतारपुर में रावी नदी के तट पर है वो लगाया गया था। धर्मशाल गुरु नानक के द्वारा धर्मशाला गुरु द्वारा नानक द्वारा उपासना व कार्य करने के लिए नियुक्त स्थान था। रेदास या रविदास कबीर के समकालीन थे। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। भक्ति धारा निर्गुण भक्ति थे और प्रमुख सिद्धांत इनका मानव समानता था। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के मूल रूप से थे और प्रमुख ग्रंथ इसका दासबोध था। दासबोध है किसका ग्रंथ है? रामदास का है। इसके अंदर है गुरु शिष्य है संवाद लिखा गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ व अखाड़े स्थापित करवाए थे। किसने? समर्थ गुरु रामदास ने।
समर्थ गुरु जो रामदास है छत्रपति शिवाजी के गुरु थे और हनुमान जी के क्या थे, उपासक थे। चौथा मेला है महार जाति के थे। महाराष्ट्र में भक्ति धारा का प्रचार किया इन्होंने। भारत के वंचित वर्ग के प्रथम कवि माने जाते हैं। भारत के वंचित वर्ग के प्रथम कवि चोखा मेला को माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में पहले संत जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी को समाज के सामने रखा। अभंग भजन की संख्या है इसने के 300 है। पत्नी का नाम है वो सोयराबाई है। ये चोखा मेला आपको हर कहीं नहीं तो पढ़ाया जाता है और ना ही आपको मिलेगा, तो इसको आप जरूर इम्पोर्टेंट से याद कर लेना। राजस्थान के में भक्ति धारा, राजस्थान में भक्ति धारा संत दादू दयाल निर्गुण उपासना के समर्थक थे। ईश्वर की प्राप्ति मानव सेवा में भी संभव है, ठीक है ना, मानव सेवा से भी संभव है, ये संत दादू दयाल मानते थे। और वैसे रियलिटी शिक्षाओं का संग्रह, इनकी जो दादू दयाल की शिक्षाएं हैं, दादू दयाल रिवाणी, दादू दयाल रादुआ के अंदर है। ब्रह्म एक है तथा ये सब जगह हैं, ये दादू दयाल मानते थे। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में मेड़ता में हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह था, जो कि मेड़ता शासक दूधा जी के सौते पुत्र थे। इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे और विवाह के 7 साल बाद ही भोजराज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना देह त्याग द्वारका के अंदर गुजरात में किया था और मीराबाई के जो पद है लगभग 250 से 250 पद प्रचलित हैं। रामचरण जी एवं रामसनेही संप्रदाय स्थापना है रामचरण जी के द्वारा की गई थी। रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में स्थापित प्रमुख केंद्र, रामसनेही संप्रदाय के राजस्थान में स्थापित प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट जरूर कर लें। शाहपुरा भीलवाड़ा के है अंदर है, संत रामचरण जी के द्वारा स्थापित किया गया था। रेण नागौर है वो संत दरियाव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। सींथल शाखा जो है संत हरिदास के द्वारा, खेड़ापा शाखा है जोधपुर में है और संत रामदास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ। राजस्थान में स्थापित राम सनेही संप्रदाय के जो शाहपुरा शाखा है, ये प्रमुख शाखा है, संत रामचरण जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। रेण शाखा नागौर में है, संत दरियाव जी के द्वारा स्थापित की थी। सीतल शाखा बीकानेर में है, संत हरिदास के द्वारा। खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, संत रामदास के द्वारा स्थापित की गई थी रामसनेही शाखा। ये रामदास जी या रामसनेही शाखा जो है निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं, निर्गुण निराकार राम की उपासना पर बल देते हैं। अब बात कर देते हैं लोक संस्कृति की प्रमुख शक्तिपीठ। लोक देवी केला देवी त्रिकूट पर्वत पर करौली से 25 किलोमीटर दूर अवतार है महालक्ष्मी का माना जाता है। मंदिर के पीछे काली सिल नदी है वो बहती है। मंदिर में प्रतिमाएं हैं महालक्ष्मी और चामुंडा माता की है। यहाँ पर एक लांगुरिया है, लांगुरिया हनुमान जी का मंदिर है। देवी के सामने हनुमान जी के मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं, ठीक है। केला देवी करौली मेले में लांगुरिया नृत्य आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो लांगुरिया भक्ति गीत या लांगुरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है, तो यह ध्यान रखोगे केला देवी की आराधना में किया जाता है। करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है वो केला देवी है। जमवाई माता है जयपुर से 33 किलोमीटर पूर्व दिशा में जमवा रामगढ़ बांध के निकट स्थित है जमवाई माता का मंदिर। अरावली पर्वतमाला के बीच में है। पौराणिक इनका नाम है जामवती, ठीक है। जमवाई माता का प्राचीन नाम क्या था, जामवंती था। पर्वत है जम्बूशेल या जम्बूगिरी। मंदिर का निर्माण है दुल्ले राय के द्वारा करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं करणी माता। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी के काबे है। मंदिर के अंदर जो सफेद चूहे जो होते हैं इन्हें करणी का काबा कहा जाता है। मेला जो है चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र के अंदर लगता है। देशनोक गांव की नींव है करणी माता के द्वारा रखी गई थी। बात करते हैं जीण माता की। तो जीण माता सीकर से 32 किलोमीटर दूर रेवासा गांव में अरावली पर्वतमाला में स्थित है। जीण माता को
माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। वास्तविक नाम है इसका जयंती माला था। जैन माता का वास्तविक या पूरा नाम जयंती माला था। अष्टभुजा प्रतिमा इसकी मंदिर के अंदर है। मंदिर का सभा मंडप है 24 स्तंभों पर आधारित है। चूरू जिले के दांदू गांव की चौहान राजकन्या ये थी। अब है त्रिपुरा सुंदरी। तो बांसवाड़ा से 19 किलोमीटर दूर स्थित शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी की। अन्य नाम है तरतई माता। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में तरतई माता। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसी के नाम से जानी जाती है, तरतई माता के नाम से। तरतई शब्द का अर्थ है त्रितत्व से युक्त। इसकी जो प्रतिमा है अष्टादश 18 भुजाएं हैं। सिंहवानी 18 भुजाओं वाली माता है। कुलदेवी है, पांचाल समाज की है। ठीक है, चौदह पांचाल समाज ने यहाँ पर 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ है वो बनाया था। स्वर्ण कीर्ति स्तंभ है किस देवी की स्तुति में बनाया गया था? त्रिपुरा सुंदरी माता की स्तुति में बनाया गया था। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और किसके द्वारा? 14 पांचाल समाज के द्वारा। लोकवाद्य यंत्र अवनद, चमड़े से युक्त जो वाद्य यंत्र है उसे अवनद कहा जाता है। एकतारा मीरा का वाद्य यंत्र था बपंग। बपंग को है काक में दबाकर है बजाया जाता है। अलवर क्षेत्र में मेव लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। सारंगी मीरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार द्वारा ये बजाया जाता है। ये एक तत्वाद्य है। ठीक है, अब है संग। होली के अवसर पर वाद्य यंत्र यह है और अन्य नाम इसका ढप भी है। मादल बीलों व ग्रासियों का वाद्य यंत्र है। ढोलक जैसा ये मिट्टी से बना होता है। नगाड़ा अन्य नाम इसका टामक और बम है। भैंसे की खाल से निर्मित होता है। सेनाई के साथ में इसे बजाया जाता है। गणवाद्य जो धातु से बने होते हैं। मंजीरा, खड़ताल और ताशा है। तत्वाद्य तार लगे हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे तत्वाद्य कहते हैं। सारंगी, तंदूरा, जंतर और रावण हंता। रावण हंता है नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है। भोपों के द्वारा बजाया जाता है। जंतर है गुजर भोपों का वाद्य यंत्र है। खड़े खड़े बजाया जाता है। तंदूरा है चौतारा होता है कामड़ जाति का वाद्य यंत्र है। और सारंगी है इसमें तार बकरे की आंत के व गज में जो तार होते हैं घोड़े की पूंछ के होते हैं। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाया जाता है। अलगोजा, सेनाई, पुंगी ये सुशीर वाद्य यंत्र है। प्रमुख लोक नृत्य गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर में ये प्रमुख है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है। वाद्य यंत्र इसके अंदर है नगाड़ा है। स्वांग है साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी और दूल्हा दुल्हन इसके अंदर स्वांग रचे जाते हैं। संग नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धमाल व होली गीत के साथ में ये नृत्य होता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है शहनाई व नगाड़ा के साथ में। और प्रमुख प्रधान पुरुष ये नृत्य है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर इन्हें करते हैं। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय किया जाता है। रात्रि में आयोजित होने वाला नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। बम रसिया नृत्य अलवर और भरतपुर के अंदर है। नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में होली और रसिया गायन के साथ में इसे किया जाता है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और महिलाओं द्वारा इस नृत्य को करते हैं। तेरहताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। रामदास जी के भजनों में इस नृत्य को करते हैं और महिला है वो बैठकर इस नृत्य को करती हैं। भवई नृत्य मित्रों जितने भी ये टॉपिक आए इन सभी की डिटेलेड वीडियो है अपने चैनल पर डाली हुई है, वो आप जरूर देख लें। भवई नृत्य उदयपुर संभाग के अंदर है। कांच, थाली और तलवार पर इस नृत्य को किया जाता है। कालबेलिया है राजस्थान की सपेरा जाति में काले रंग की कसीदादारी वेश पहनकर इस नृत्य को करते हैं। और कालबेलिया जो नृत्य है यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। गौरी नृत्य मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है। भीलों का ये प्रसिद्ध नृत्य है। वाद्य यंत्र इसमें मांदल और थाली है। प्रमुख पात्र इसके अंदर राई और बूढ़िया होते हैं। ये 40 दिनों तक नृत्य चलता है। गलावण व वलावण के साथ में इसको विराम दिया जाता है। राजस्थान के अंदर जो संगीत संस्थान है वो कौन कौन से हैं? तो राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। कथक केंद्र है
जयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। रविंद्र मंच है वो जयपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र शिल्प ग्राम उदयपुर में है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर स्थित है। तो मित्रों अपना ये था 7th क्लास के अंदर जो आरबीएससी बुक है उसका पूरा पूरा विस्तार से अपन ने यहाँ पर वर्णन किया है। आपको ये कैसा लगा है मुझे आप ज़रूर कमेंट के अंदर बताना। 6 की मैंने अपलोड कर दी, 7th की आज आपके सामने ये ले आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ में एक साथ में बिना पानी पिए हुए आपके लिए मैंने ये बनाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ में बनाई गई वीडियो है और अपने सभी दोस्तों के तक है इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।